नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम की तरफ से है। अब भारत के पास अभी कुल मिलाकर 260 के आसपास सुखोई मौजूद है, जिनको अभी भारत की तरफ से सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मॉडर्न थ्रेट के साथ एंगेज होने में सक्षम नहीं रहेंगे। अब जैसे कि ये अभी इंडियन एयरफोर्स का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है, तो इनको बैटल रखना काफ़ी ज़रूरी भी होने वाला है, जिस वजह से अभी इनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। अब 260 में से सभी सुखोई को अभी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा जिनको आगे चल के 2035 के बाद भी सर्विस में रखा जा सकता है और उनमें सर्विस लाइफ बचा हुआ है। इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 150 के आसपास सुखोई को सिलेक्ट किया गया, जिनको आगे चल के सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में मॉडिफाई किया जाएगा। अब इसको लेके एक ऑफिशियल बजट को भी फिक्स किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि अभी पूरे सुखोई फ्लीट को सुपर सुखोई प्रोग्राम में अपग्रेड करने के लिए लगभग $7 बिलियन के आसपास खर्चा करना पड़ सकता है। इसमें सभी के सभी सिस्टम मेड इन इंडिया सिस्टम्स होने वाले और इनमें मेनली सुखोई के एवियोनिक्स सिस्टम, सेंसर्स और रडार्स को अपग्रेड किया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें उत्तम ऐसा रडार को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इक्विप किया जाएगा, लेकिन इसमें मौजूद एग्जिस्टिंग AL-31 सीरीज के इंजन को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, जो कि पहले AL-41 सीरीज के इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था। और अभी पहले फेज में बस 84 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा और उसके बाद जाके बाकी बचे हुए सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना स्टार्ट किया जाएगा और कुल मिलाकर करीब 150 सुखोई को सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जाएगा। अगला अपडेट एयरबस की C-295 एयरक्राफ्ट की तरफ से है। रिसेंटली भारत को एयरबस की तरफ से पहली C-295 एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया गया था और इनिशियली ऐसे 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भारत की तरफ से एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी इसमें जो पहले 16 एयरक्राफ्ट होंगे उनको एयरबस की स्पेन वाली फैसिलिटी में बनाकर भारत को फ्लाईओवर कंडीशन में डिलीवर किया जाएगा और बाकी बचे 40 यूनिट को भारत में टाटा और एयरबस की जॉइंट फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब ये सुनने को मिल रहा है कि जो इनिशियल 56 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया था, इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद हो सकता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एडिशनल 40 के आसपास एयरक्राफ्ट के लिए फिर से ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और ये 40 एयरक्राफ्ट को बाद में खरीदा जाएगा। इनको स्पेशली ट्रांसपोर्ट रोल में इस्तेमाल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है और आगे चल के अभी इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनको लॉजिस्टिक और ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी C-295 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें लगभग 5 से 10 टन के आसपास पेलोड को कैरी किया जा सकता है। इसके बाद इसमें एक बार में करीब 71 ट्रूप्स और 49 के आसपास पैराट्रूपर्स को भी कैरी किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसको मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें एक बार में करीब 24 स्ट्रेचर्स को और साथ ही 7 मेडिकल क्रू मेंबर्स को भी कैरी किया जा सकता है, जिस वजह से अभी फ्यूचर में एडिशनल 40 के आसपास C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है और इसके अलावा अभी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी इसको खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिनको मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। और जैसे कि इसको अभी भारत में बनाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन भी होने वाला है, जिनको बड़ी मात्रा में हम लोग अपनी सर्विस में शामिल कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। PTI की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अभी इंडियन आर्मी के लिए 2 सुपर हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज को बनाया जा रहा है। ये दोनों ही फायरिंग रेंज अभी अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इन दोनों फायरिंग रेंज को अभी आर्मी को ऑपरेट करने के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके लिए अभी ऑफिशियल अरुणाचल प्रदेश के CM की तरफ से इस लैंड को आर्मी को हैंडओवर किया जाएगा। इन दोनों फायरिंग रेंज के नाम मंडल और कमराड़ा होने वाला है और यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवानों को हाई एल्टीट्यूड में सर्वेलेंस से लेकर हर तरीके की मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने की और फायरिंग करने की मौका मिलने वाली है और ये दोनों ही फायरिंग रेंज लगभग सी लेवल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई में मौजूद है और इससे हमारे जवानों को रियलिस्टिक सिनेरियो में बैटल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का मौका भी मिलने वाला है।
खास करके चाइना को ध्यान में रखते हुए ये दोनों ही फायरिंग रेंज हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में ही मौजूद है और यहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बस 50 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। इससे पहले मंडला फायरिंग रेंज में आर्मी की तरफ से एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था जिसका नाम बुलंद भारत था, लेकिन कमला फायरिंग रेंज में अभी तक कोई भी एक्टिव एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं किया गया, लेकिन आगे चल के जल्दी यहाँ पर कोई एक्टिव एक्सरसाइज को शुरू करने की उम्मीद किया जाए। और यहाँ पर आगे चल के सिर्फ आर्टिलरी यूनिट्स ही नहीं बल्कि वो फोर्स, फील्ड गन्स और आर्टिलरी गन्स को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर रडार्स को भी यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है और रियलिस्टिक कंडीशन में यहाँ पर अलग अलग तरह के बैटल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल की तरफ से है। एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को अस्त्र मिसाइल की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 500 के आसपास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस करने के बारे में विचार किया जा रहा है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी रेंज बस 110 किलोमीटर तक सीमित है, जो कि एक मीडियम रेंज का वीवीआर मिसाइल है। लेकिन अगर इसको हम लोग चाइना की PL-15 जैसे मिसाइल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये उसको मैच नहीं कर सकता है। इस वजह से अभी DRDO की तरफ से अस्त्र मार्क 2 वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है। रिसेंटली इसकी कुछ टेस्ट को सीक्रेटली कंडक्ट किया गया था जिसके बारे में सबसे पहले किसी को भी जानकारी नहीं दी गई थी और कुछ इनिशियल टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अभी बताया जा रहा है कि जल्द ही DRDO की तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की डेवलपमेंटल टेस्ट को शुरू किया जाएगा। अभी तक इसकी जो टेस्ट किए गए थे उसमें बिना किसी गाइडेंस सिस्टम के इसकी कुछ स्टैटिक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और इसकी प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया गया था, जो कि बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर चुके हैं और अभी इसकी डेवलपमेंटल टेस्टिंग के दौरान इसकी गाइडेंस सिस्टम की टेस्टिंग होने वाली। DRDO के मुताबिक इसको जल्दी से ही ऑपरेशनल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से इसको फुली ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेस्ट किया जाएगा और एक बार इसकी टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद इसको जल्दी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने की प्लानिंग की जाएगी, जिसके बाद ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन वीवीआर मिसाइल भी होने वाला है, जो कि डायरेक्टली हमको चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर वीवीआर एडवांटेजेस को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इसकी मिनिमम रेंज 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि चाइना की या पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल के मुकाबले लगभग 15 किलोमीटर उससे ज्यादा होने वाला है, जो कि किसी भी वीवीआर फाइट में हमारे एयरक्राफ्ट्स को चाइनीज फाइटर जेट्स के ऊपर या पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के ऊपर पहले मिसाइल को फायर करने की कैपेबिलिटी देने वाला है और इसका नो एस्केप जोन भी चाइनीज मिसाइल के मुकाबले बेहतर रहने वाला है, जिस वजह से ये PL-15 मिसाइल के मुकाबले एक डेडली मिसाइल होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।